नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी इलाके में एक के ऊपर एक बिल्डिंग्स गिरी हैं ताश के पत्तों की तरह से, जैसा कि अभी न्यूज 18 से डीजीपी ओपी सिंह कह रहे थे उत्तर प्रदेश के। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ दिखाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त वहां से मौके से सीधा जुड़े हुए हैं। अमित, दर्शकों को बताइए कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि कितनी डेड बॉडीज या किस तरह से क्या चीजें अंदर हो सकती हैं जिसको निकालने की कोशिश हो रही है। अमित जी बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरीके से कल देर रात ये बड़ा हादसा हुआ और 2 बिल्डिंग कोलैप्स होकर नीचे गिर गई, मैं दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे यही बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग रात भर कर गिर गई, एक के ऊपर एक ये बिल्डिंग गिरी और इस दौरान इसमें रहने वाले कुछ परिवार और साथ ही बताया जा रहा है जो मजदूर यहाँ काम करते थे वो दब गए थे। रात ही से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर है, आईटीबीपी की टीम भी यहाँ बुला ली गई थी, पुलिस प्रशासन भी यहाँ मुस्तैदी दिखा रहा है। अभी तक रात से लेके अभी तक 3 शव यहाँ से निकाले भी जा चुके हैं, लेकिन लगातार अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन यहाँ खड़ी हुई है, साथ ही जो शव निकाले जा रहे हैं उनके लिए भी एम्बुलेंस यहाँ लगाई गई है। और जो लोग बाग हैं यहाँ, उनका भी सुबह से ही तांता लगना शुरू हो गया, क्योंकि हर आदमी इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं दबने वालों या मरने वालों में से कोई मेरा साथी ना हो, कोई मेरा जानकार ना हो। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से आखिरकार इस तरह की ये अवैध बिल्डिंग बनी और इस अवैध बिल्डिंग के बनने के बाद ये ध्वस्त इस तरीके से होती है और इस दौरान कई लोगों की जान जा चुकी है और कभी भी बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें अभी और दबे हो सकते हैं। जी अमित, तस्वीरें हम देख रहे हैं पीछे जेसीबी मशीन्स लगी हुई हैं, एनडीआरएफ की टीम के मेंबर्स को हम देख रहे हैं। अमित, दर्शकों को ये बताइए कि एनडीआरएफ के कितने लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के कौन से अधिकारी और किस तरह के उनकी टीम के लोग वहां पर इन्वॉल्व हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। अब तक क्या हुआ है, कितनी बिल्डिंग्स गिरी हैं, कितनी मंजिला इमारतें गिरी हैं, क्यों गिरी हैं, ये सब कुछ बताइए अमित। चिरेंद्र, आपको बताना चाहूंगा कि एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जो 6 मंजिला थी, वहीं उसके साथ एक बिल्डिंग थी जो 2 साल पुरानी थी। 5 मंजिला ये बिल्डिंग थी। कल देर रात 9:30 से 10 के बीच में ये हादसा हुआ, जब निर्माणाधीन बिल्डिंग का कुछ हिस्सा पुरानी बिल्डिंग के ऊपर गिरा। उसके बाद पुरानी बिल्डिंग पूरी निर्माणाधीन बिल्डिंग के ऊपर गिर गई और उसके बाद से ये हादसा हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरों मेरे पीछे कि किस तरीके का ये हादसा हुआ है, दिल को दहला देने वाला हादसा है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जहां एक ईंट किसी घर का मकान बनाती है, वहीं आज इस ईंट ने और ठेकेदार की चंद लालच की वजह से इतनी जानें गई और इतनी जान अभी भी अंदर फंसी हुई हैं, जिनका कहने के लिए अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है जिनके बारे में। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधा बात करना चाहूँगा कि वो बताएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई और कब ये सारा। आपका नाम? मैं तो आपके साथ ही। राजवीर। आपको कब पता चला कि इस तरह की यहाँ घटना घटित हुई? ये शाम को अचानक से ये घटना घटी थी, जैसे ही सब लोग शाम को सोने के टाइम पे, तो ये अचानक से कोलैप्स हो गया। तो जिस तरीके से यहाँ लगातार अवैध तरीके से मकान बनाए जा रहे हैं, तो शासन प्रशासन कोई यहाँ पर नहीं दिखाता है? यहाँ पे ऑल बिल्डिंग्स आर अनऑथराइज बनाई जा रही हैं, बट यहाँ पे शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा और सभी बिल्डरों का जितना भी है यहाँ पे सब अनऑथराइज बिल्डिंग है। कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन किसी से पास नहीं है, न GDA से है, न नोएडा अथॉरिटी से है और न ही यहाँ पे प्रशासन की किसी की नज़र है। आप बताइए इस बारे में कि जिस तरीके से हादसा हुआ, कई लोगों की जान चली गई, अभी बताया जा रहा है कई लोग इसमें फंसे हुए हैं। सीधी गलती किसकी है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्डरों की लापरवाही है। यहाँ तो बिल्डर लापरवाही करते हैं, देखते ही नहीं है कि किसी को भी ठेका दे दिया, वो कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। बिल्डर घर पे सो रहे हैं आराम से, तो सरासर बिल्डरों की जिम्मेदारी है, तो उन्हीं पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल राजेंद्र, ये कुछ लोग हमारे साथ थे जिनका साफ तौर पे कहना है प्रशासन की गलती है, शासन की गलती है, साथ ही बिल्डरों की भी गलती है, क्योंकि वो कोई भी मापदंड पूरा नहीं करते हैं और मोटा पैसा कमाने के चक्कर में इस तरह की बिल्डिंगें यहाँ खड़ी कर देते हैं और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, चाहे वो अपनी जान देकर गंवाना पड़े, चाहे जीवन भर की गाड़ी कमाई उनको लगानी पड़े। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ आए थे, सुबह से आना जाना उनका शुरू है, जो अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई इस मकान को लेने के लिए लगा चुके थे, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। अमित, ऐसे कितने लोग हैं जो वहां पर पहुंचे सुबह? एक बात, दूसरी बात था कितनी डेड बॉडीज निकाली गई हैं और क्या कह रहे हैं वहां पर जो एनडीआरएफ के लोग हैं, कितनी बॉडीज अंदर हो सकती है या किसी के जिंदा होने की कहीं कोई गुंजाइश, कोई संभावना, कहीं कोई रोशनी की किरण जो उनको दिख रही हो? अमित,
जी राजन, मामला क्योंकि देर रात का है तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लगभग 200 जवान एनडीआरएफ के लगे हुए हैं, साथ ही पुलिस के भी जवान यहाँ लगे हुए हैं। ना सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बल्कि आसपास के इलाकों से भी पुलिस को यहाँ बुलाया गया है ताकि जो इनका रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किसी प्रकार से थमे ना। अब तक कुल 3 बॉडी यहाँ से निकाली जा चुकी हैं और बताया ये जा रहा है कि जो बराबर वाली जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर पूरे दिन यहाँ काम करने के बाद जो पुरानी बिल्डिंग थी उसके अंदर काम किया करते थे और उस दौरान काम करने के बाद जो शाम का समय उनका होता था वो इसी बिल्डिंग के अंदर आके बिताते थे। तो उनके फंसे होने की संभावना भी यहाँ जताई जा रही है। हालांकि अब रात से लेके अब तक कुल 3 शव यहाँ से निकाले जा चुके हैं और अन्य भी लोगों के फंसे होने की संभावना यहाँ जताई जा रही है। अन्य लोगों के फंसे होने की संभावना है अमित, लेकिन मैं बार बार ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कोई जिंदा बचा हो सकता है? क्या किसी प्रकार की कोई गुंजाइश, कोई कुछ भी कहने को तैयार है कि हाँ कोई व्यक्ति अंदर हो सकता है जिंदा, जिसको निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं? जी राज, जिस तरीके से एनडीआरएफ यहाँ लगातार काम कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, जो इनके कमांडेंट थे पीके श्रीवास्तव, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना यह था कि डॉग स्क्वाड यहाँ पे यूज किया गया ताकि वो पहचान सके कि कोई अंदर ह्यूमन बींग्स है या नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो अपना काम किया वो मैनुअली किया, लेकिन जब इस बात को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त हो गए, एक लंबा समय बीत गया कि कोई भी अब जीवित नहीं होगा, उसके बाद इस तरह की यहाँ बुलडोजर मंगाए गए और बुलडोजर के थ्रू यहाँ पर काम किया जा रहा है। और उम्मीद जो रात तक इनके पास कुछ एक थोड़ी बहुत थी, वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी है कि अगर कोई फंसा भी होगा तो वो मुश्किल ही होगा कि वो जिंदा बचा हो। तो अमित, ये मान लें कि अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है वो इस बात को स्वीकार कर चुका है, उसके लोग ये बात मान चुके हैं कि अब कोई अंदर जिंदा नहीं बचा है। अब अगर कुछ होगा तो डेड बॉडीज ही हो सकती हैं, कोई जिंदा बचा नहीं हो सकता है। अमित जी बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा राजेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से रात से ही ये चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 लाशें भी यहाँ से निकाली जा चुकी हैं। किसी के जिंदा होने के किसी भी तरीके के कोई यहाँ सबूत नहीं मिल रहे हैं। तो सभी ने यहाँ आशा छोड़ दी है कि अगर कोई अंदर दबा भी है तो वो अगर बचा होगा तो वो जीवित रह सकता है। ऐसे किसी के भी पास कोई आशा नहीं है। लेकिन हालांकि एक शब्द यहाँ बोला जा रहा है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई वाली कोई कहावत यहाँ चरितार्थ हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिल जाए। लेकिन अगर बात की जाए आधिकारिक तौर पर तो ऐसा भी यहाँ सबने यहाँ एक कयास लगाने छोड़ दिए हैं कि अब कोई अंदर मलबे में अगर कोई दबा हुआ है तो वो जीवित रहा होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है राजेंद्र कि जिस तरीके से अवैध कॉलोनी यहाँ काटी जाती है, इसको बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत की ये जमीन है, गाँव के वालों की ये जमीन है, तो इन्हें ग्राम समाज से इजाजत लेनी होती है। उसमें भी ये 2.5 मंजिला अपना मकान बना सकते हैं। अगर उससे ऊपर का इन्हें मकान बनाना होता है तो इनको अथॉरिटी के पास जाना होता है। अथॉरिटी ये लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज्यादा होते हैं जिन्हें ये पूरा नहीं कर पाते हैं, उन मापदंडों को ये पूरा नहीं कर पाते हैं। और बिना नक्शा पास कराए इस तरह की बिल्डिंग 6-6 मंजिला 7-7 मंजिला बिल्डिंग यहाँ खड़ी कर देते हैं। एक मोटा पैसा यहाँ कमा लिया जाता है। अगर किसी के हाथ कुछ लगता है तो वो लगती है मायूसी या कुछ लोगों की मौत, या फिर जीवन भर की कमाई कोई अपने हाथ की यहाँ का छोड़कर चले जाता है और ऐश लेते हैं सिर्फ और सिर्फ जमीन बेचने वाले और बिल्डर और दलाल लोग। जी राजेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने अमित। शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए और इन जानकारियों के लिए जो आपने दी, जो बहुत अफसोसनाक है, बहुत दुखद है, बहुत निराश करने वाली हैं। अमित, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बिना नक्शा पास किए 6-6 मंजिला 7-7 मंजिला इमारत खड़ी हो जाती है। वो जब जमींदोज हुई, जब वो ढही तो ताश के पत्ते की तरह से गिरी, एक के ऊपर एक, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश के डीजीपी कह रहे थे। देखिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, रात से ही चल रहा है। अब किसी के जिंदा होने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। ये मान लिया गया है वहां पर कि अब कोई जिंदा अंदर नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी चमत्कार की गुंजाइश हमेशा रहती है। 3 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं और के लिए वहां पर मलबा हटाने का काम चल रहा है। मलबा बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको हटाने में वक्त लग सकता है। बड़े अधिकारी मौके पर हैं, एनडीआरएफ की टीम को सपोर्ट कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, नोएडा पुलिस, आसपास के जो पुलिस थाने वहां से भी पुलिस आई हुई है। वहां पर पुलिस के लोग लगातार मदद कर रहे हैं और लोग गुस्से में हैं, चाहे वो आसपास के लोग हों या फिर इन्वेस्टर्स हों जिन्होंने इस बिल्डिंग में पैसा लगाया था। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्षमा करें, हिरासत में लिया है और अभी उन पर संपूर्ण वैधानिक कार्रवाई होनी बाकी है, क्योंकि पुलिस ये श्योर हो जाना चाहती है कि इनकी गलती कैसे कैसे हुई है, इन्होंने कैसे कैसे गलती की है, कहां कहां पर इनके तरफ से अपराध हुआ है और उसी हिसाब से फिर मामले दर्ज किए जाएंगे।
चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम त्रिवेंद्र का आज दिल्ली का दौरा है। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी उनके साथ होंगे। केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया। विधायकों की नाराजगी और दायित्वों के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है आज। सीएम त्रिवेंद्र और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट दोनों दिल्ली में होंगे। दोनों की मुलाकात हो सकती है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। तो बीजेपी के बारे में हमने बड़ी खबर आपको बताई। अब अगली खबर कांग्रेस के बारे में है। राहुल गांधी की नई टीम तैयार हो गई है। पार्टी ने 51 सदस्यीय वर्किंग कमेटी का ऐलान किया है। अधिकांश युवा चेहरे हैं इसमें। अब अपने इन युवा साथियों के साथ ही राहुल 2019 में बीजेपी के मुकाबले खड़े होंगे। इस टीम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी जगह मिली है। हरीश रावत को असम का प्रभारी बनाया गया है। निश्चित रूप से एक बार फिर से हरीश रावत को यह बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। असम में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता गंवा दी पिछले विधानसभा चुनाव में। पूरी कोशिश होगी कांग्रेस की कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में असम में वापसी करे और इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हरीश रावत को दी गई है। दोनों विधानसभा सीटें जहां से वो चुनाव लड़ा वो खुद हार गए थे। एक बड़ा निराशाजनक दौर रहा पिछले विधानसभा चुनाव में हरीश रावत के लिए। कांग्रेस पार्टी सिमट की 11 सीटों पर आ गई, सत्ता गंवा बैठी। लेकिन अब हरीश रावत को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी असम में। आगे बढ़ते हैं। मिशन 2019 की तैयारी में जुटी भाजपा संभावित महागठबंधन के खिलाफ अभी से होमवर्क कर रही है। हरिद्वार के मुस्लिम नेता मोहम्मद शहजाद के घर शादी समारोह की वायरल तस्वीरों से खड़ा हुआ राजनीतिक बवंडर भी इसी ओर इशारा कर रहा है। शादी समारोह के बहाने बीजेपी का मिशन 2019, दलित मुस्लिम समीकरण वाला फॉर्मूला तैयार। क्या मोहम्मद शहजाद बनेंगे बीजेपी के मददगार? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक मुस्लिम नेता मोहम्मद शहजाद के बेटे की शादी में शामिल हुए। इससे एक दिन पहले ही कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत भी बधाई देने पहुंचे थे और ये सभी तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। इस मुलाकात के बाद मोहम्मद शहजाद को बसपा से बाहर कर दिया गया और बीजेपी विधायक संजय गुप्ता के बयान से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। जानकार मानते हैं कि बीजेपी की नजर मुस्लिम वोटों पर है और ये मुलाकात भी सियासी हो सकती है। ये डेफिनेटली एक मूव है कि किसी तरह मुस्लिम जो वोट है उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए, वो कांग्रेस की तरफ या आप कहें महागठबंधन की तरफ ना कंसोलिडेट हो जाएं, जो कि बीजेपी के लिए खतरनाक हो सकता है, पर्टिकुलरली हरिद्वार में जहां पे मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन काफी वाइटल रोल अदा करेगा आने वाले चुनाव। मोहम्मद शहजाद बसपा से विधायक रह चुके हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। मुस्लिमों पर अच्छी पकड़ है, लिहाजा बीजेपी की डबल इंजन सरकार भी खास फॉर्मूले के तहत काम कर रही है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मोदी जी अकेले ही काफी है। देखिए, महागठबंधन का नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ नहीं चलना है। सारे लोग एक हो जाएं, मोदी जी अकेले काफी हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण खासा प्रभावशाली है और बीजेपी नेता भी इस बात को बखूबी समझते हैं। फिलहाल इस मुलाकात को सियासी मायने से एक विशेष फॉर्मूले के तहत देखा जा रहा है। देखना ये है कि फॉर्मूला कितना हिट हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। भाजपा की बात को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा के लक्सर विधायक संजय गुप्ता को अनुशासनहीनता के नोटिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधायक संजय गुप्ता को अगर कोई बात कहनी थी तो पार्टी फोरम में आते, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में जाकर उन्होंने बयानबाजी की वो अनुशासनहीनता के दायरे में आती है। और वहीं पर विधायक संजय गुप्ता ने नोटिस मिलने पर कहा कि कोई मौत का फरमान नहीं है नोटिस, उसका जवाब दे दिया जाएगा। घर के मुखिया होने के नाते परिवार के मुखिया का दायित्व जब तक मुझे दिया है, इसी प्रच्छा हेतु तो हमने नोटिस उनको दिया है, यानी कि उनको एक पत्र भेजा है कि आप सब बातें लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप बोले ऐसा। और बोलना था तो आपके पास विधानमंडल दल आपका फोरम है और उसके बाद
पार्टी फोरम है, आप सीधे मुझे आके कह सकते थे। तो जो ऑप्शनल रेमेडीज़ हमारे पास पहले से उपलब्ध थी उनका प्रयोग हमने न करके सीधे सीधे हम प्रेस में कैसे गए, इस नाते से प्राइमा फेसी अनुशासनहीनता बन रही थी, तब हमको प्रच्छा करनी पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम की बात करते हैं। वहां पर श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड सरकार एक म्यूजियम तैयार करने जा रही है और इस म्यूजियम में श्रद्धालु 2013 की आपदा में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। साथ साथ म्यूजियम में केदारनाथ की गाथा भी दिखाई जाएगी, उसका भी वर्णन होगा। यह म्यूजियम इजराइल के होलोकॉस्ट म्यूजियम की तर्ज पर बनाया जाएगा। भी बनाया जाएगा जो लोग पूरे हादसे में प्रभावित हुए और जिन्होंने अपना जो हमारे हुतात्मा हो गए हैं उनकी स्मृति में एक बहुत बड़ा हम लोग एक स्मृति वन बनाने जा रहे हैं। उनकी यादें, उनकी स्मृतियां, किस प्रकार का उनका एहसास था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और प्रदेश के गेस्ट टीचर्स की बात करते हैं। 4200 से ज्यादा अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर्स सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लंबे समय से प्रदेश के दूर दराज के स्कूलों में अपनी सेवाएं देने वाले अतिथि शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बाहर कर दिया है और इसको लेकर अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अपनी नियुक्ति की मांग की। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अतिथि शिक्षकों पर कहा कि यह मामला हाईकोर्ट के पास विचाराधीन है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह मसला, क्षमा करें, यह पूरा मामला सुलझ जाए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे और वहां पर उन्होंने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कांवड़ मेले की तैयारियों, डेंगू नियंत्रण और ग्राम स्वराज अभियान की समीक्षा की गई। सतपाल महाराज ने किसानों की हाईवे में जो जमीन गई है उसका उचित मुआवजा दिलाए जाने की बात भी कही और देश में गौ रक्षा के नाम पर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की। डेंगू का खतरा है, उसी खतरे को देखते हुए पूरे निर्देश दिए हैं कि जगह जगह जहां पानी रुका हुआ है उसको बहा दिया जाए और इसमें आवश्यक कदम उठाए जाएं जिससे डेंगू की महामारी फैले नहीं। और हमने कहा कि प्रत्येक विधायक अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेगा, आपको ज़मीन दिलवाएगा, मुआवजा दिलाएगा किसानों को, ताकि किसानों को सही उचित मुआवजा मिल सके और न्याय मिल सके। तो उसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। अगली खबर सहसपुर से। वहां पर बच्ची के साथ 5 नाबालिगों द्वारा पोर्न मूवी दिखाकर किए गए रेप के मामले पर राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने इस घटना को समाज को शर्मसार करने वाली घटना बताया। आयोग ने कहा है कि इस तरह की घटना प्रदेश की छवि धूमिल करती है। आयोग मामले में बच्चों को नई दिशा देने का काम करेगा। साथ साथ बाल सुधार गृह को भी आयोग की ओर से निर्देशित किया गया है कि बच्चों के विकास पर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि बच्चे कुंठा का शिकार हो जाएं। बच्चों का विकास करना चाहते हैं, उन बच्चों ने जो गलतियां की उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। आयोग का काम सुधार करने का है, समझाने का है और किसी तरीके से ये, क्योंकि हम फिर वही बात कह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि इन बच्चों का विकास होना चाहिए, तो अगर ये बच्चे कहीं पर दलदल में फंसे तो हमारा कर्तव्य है कि दलदल से हम